हेलो एवरीवन, सफल 2.0 बैच में आप सभी का स्वागत है सीयूईटी वाला यूट्यूब चैनल में। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अगला चैप्टर। ठीक है, अगर आपने कंटिन्यूअस हमारे सफल 2.0 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लो, क्योंकि क्लास 12th में ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और आपकी अगर सीयूईटी की तैयारी आपको करनी है, सीयूईटी क्रैक करना है, 200 में से 200 लाने हैं, तो मेरे क्लासेस आप मिस कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने अभी तक दो चैप्टर्स बेसिकली कवर कर लिए हैं टोटल 4 लेक्चर्स में। पहला चैप्टर कौन सा था? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, दूसरा चैप्टर था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ओके, अब हमारी बारी है अगले चैप्टर की, जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप सभी ने थोड़ा बहुत तो ये सुना होगा ना कि इंडिया में एक प्लानिंग कमीशन था, 5 ईयर प्लान्स बनते थे। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं बना करती थी। हालांकि प्लानिंग कमीशन मोदी सरकार ने आके हटा दिया, उसकी जगह नीति आयोग वो लेके आए। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने जो 3 चैलेंजेस थे, उसमें जो तीसरा चैलेंज था, तीसरा चैलेंज क्या था? देखो, पिछले सेशन में हमने ये सारा पढ़ लिया भाई, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का। और आज हम पढ़ेंगे कि भाई हम पॉलिटिकल साइंस में पहली बात तो डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज हमारे सामने कौन कौन से डेवलपमेंट के मॉडल्स थे आजादी के समय। तो तीसरा चैलेंज ये था बच्चों, द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन। ठीक है, सरकार के सामने यह प्रमुख चैलेंज था कि भाई भारत जो भी डेवलपमेंट करेगा, जो भी विकास करेगा आने वाले सालों में, उसके जो फल हैं, जो परिणाम हैं, वो सबको बराबर मिले। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को डेवलपमेंट का फायदा मिले, बाकी गरीब के गरीब रहे। ठीक है, तो अनइक्वल ग्रोथ ना हो, ग्रोथ इक्वल हो, इक्वालिटी रहे। तो ये हमारे सामने तीसरी समस्या थी। ठीक है, अभी तक हम किन चीजों पे फोकस कर रहे थे? सबसे पहला चैलेंज क्या था? देश को एकजुट रखना, इंटीग्रेटेड रखना। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया? प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया। दूसरा चैलेंज क्या था? डेमोक्रेसी लाना। डेमोक्रेसी कैसे लाई? इलेक्शन करवा के, इलेक्शन कमीशन बना के। तो ये सब हमने देखा, डेमोक्रेसी। और इन सबसे अब हटके जनता कह रही थी, जनता मांग रही थी सरकार से कि माई बाप, पेट में रोटी नहीं है हमारे, पेट में रोटी नहीं गई है हमारे। हमने चुनाव में वोट कर दिया, तुमने जो जो बोला हमने सब कर दिया, पेट का भी तो ध्यान रख लो। ठीक है, तो देश में गरीबी अपनी चरम सीमा पे थी, लोगों के पास काम धंधा नहीं था, बेरोजगारी थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, अशिक्षा थी। तो सबका जिम्मा सरकार के ऊपर था। सरकार के सामने चैलेंज था कि अब हम करें तो क्या करें। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्यों एनसीईआरटी ने दिया है इस चैप्टर को पॉलिटिकल साइंस में? ये तो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए ना सर, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं डेवलपमेंट वगैरह, पॉलिटिकल साइंस में तो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। बिल्कुल आपके मन में ये चीज आ रही होगी, और ये स्वाभाविक भी है आना। So there was a series of major decisions that took place just after the independence. ठीक है, आजादी के बाद कई सारे हमने डिसीजंस धीरे धीरे लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, डेवलपमेंट देश में करना है, डेवलपमेंट का मॉडल क्या हो, भारत किस रास्ते में चल के विकास करे, ये सारे डिसीजंस कौन लेगा? सरकार ही लेगी ना। जिस सरकार को जनता ने वोट देके चुना है, फर्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस को 364 सीटें मिली आउट ऑफ 489, जो कि जबरदस्त मेजॉरिटी थी। तो जनता ने अपना इतना विश्वास अगर कांग्रेस पार्टी को दिखाया था, तो कांग्रेस पार्टी ये फैसला किसी और पे तो नहीं छोड़ सकती थी ना। अल्टीमेटली भारत को विकास के किस रास्ते में लेके जाना है, फैसला तो सरकार को ही करना था। इसी वजह से ये सारे जो डिसीजंस लिए गए, ये पॉलिटिकल डिसीजंस कहलाए, और हम इसीलिए इसे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ द डिसीजंस वर बाउंड टुगेदर बाय अ शेयर्ड विजन
और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द मेजॉरिटी वाज इन फेवर ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल सेंस। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ कि भैया आप जीडीपी पे जीडीपी आपकी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है, लेकिन सोशल जो है ना, सोशल सेक्टर में कोई खास ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और दूसरा होता है कि आपने अपनी ग्रोथ को बैलेंस्ड रखा है, ठीक है, जिसका मतलब कि सामाजिक यानी कि सोशल और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, दोनों जो आपके पिलर्स हैं उसमें आपकी इक्वल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो जब भारत ने आजादी के बाद फैसले लिए कि भाई हमें क्या करना है, हमें विकास का कौन सा मॉडल चुनना है, तो मेजॉरिटी जो लोग थे ना, जो हमारे डिसीजन लेने वाले थे, और साथ ही साथ एक तरीके से जो जनता का भी मूड था, मेजॉरिटी ये था कि भैया ये सारे हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस ऐसे होने चाहिए कि हमारी ग्रोथ इक्वल रहे, सोशल सेंस में भी, इकोनॉमिक सेंस में भी, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो अग्रीड दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर्स, ठीक है भाई, ये अग्री कर लिया गया, इस बात पे एक राय बना ली गई कि इतना महत्वपूर्ण डिसीजन ना तो हम व्यापारियों यानी कि बिजनेसमैन के ऊपर छोड़ सकते हैं, ना ही हम इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर छोड़ सकते हैं, ना ही हम किसानों फार्मर्स के ऊपर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेन रोल, की रोल किसको प्ले करना था? सरकार को, गवर्नमेंट को। तो यहां पे आता है विकास का फॉर्मूला, जो आपसे हो सकता है कि सीयूईटी में पूछ भी लिया जाए। डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? सोशल जस्टिस क्या होता है और इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? तो बच्चों, सोशल जस्टिस यानी कि सोसाइटी में इक्वालिटी, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट के बेस में, रिलीजन के बेस में, इनकम के बेस में, सोसाइटी में डिस्पैरिटीज ना हो, इनइक्वालिटी ना हो। अब आप खुद सोचो कि एक तरफ तो देश तरक्की कर रहा है, तरक्की के झंडे गाड़ रहा है, बहुत सारी ग्रोथ हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी सोसाइटी में इतनी असमानता है कि भाई कुछ लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको अपर कास्ट के लोग देखना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसी जो सोसाइटी होगी उसकी ग्रोथ को आप क्या ग्रोथ मानोगे? वो असल मायने में जीरो ग्रोथ है, जीरो ग्रोथ है बच्चों, ठीक है। क्योंकि सिर्फ जीडीपी ऊपर करना ग्रोथ नहीं होती जब तक आपकी सोसाइटी में लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा। तो ये होता है सोशल जस्टिस कि भैया सोसाइटी में इक्वालिटी रहे, जस्टिस मिले लोगों को, किसी के साथ भी अगर बुरा हो रहा है तो उसे जस्टिस मिले। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि जो बेरोजगारी है वो कम हो, आदमी अपने अपने इनकम के साधन जो है वो ढूंढ सके, ठीक है। यानी कि इनकम के बेसिस में जो डिस्पैरिटीज हैं वो कम, ठीक है। तो डेवलपमेंट मतलब कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हो रही है वो तो है ही है, साथ में इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल मोटा मोटी फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, बच्चे बोल रहे थे सेकंड सेशंस के बाद, सेकंड मतलब वाले चैप्टर के बाद कमेंट्स में कि सर फैक्ट्स की दुनिया का सेशन कहां गया? तो फैक्ट्स की दुनिया का सेशन तैयार हो रहा है बच्चों, क्योंकि उसमें मेहनत भी लगती है, साथ ही साथ वो एक प्रीमियम आप सबके लिए मैं लेके आया हूं, तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग 2 ऑफ द 3 मेन प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तीसरी और सबसे बड़ी समस्या क्या थी? डेवलपमेंट की, ठीक है। तो तीसरा चैलेंज हमारे सामने डेवलपमेंट का था कि भाई साहब दुनिया को देख लो और भारत को देख लो, ठीक है। तो भारत में भी लोग कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन कर रहे थे, दुनिया के भी लोग ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे थे कि इंडिया कहां है, भारत कहां है और बाकी सब कहां है, ठीक है। हालांकि कंपैरिजन सही मायने में बनता नहीं था। अगर आप ये सोचो कि 1947 में हम आजाद हुए, ठीक है, और हम अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं अमेरिका से,
जो कि हमसे लगभग 150-160 साल पहले आजाद हो गया है, 1780 के आसपास। ठीक है, तो उस देश से हमारा कंपैरिजन करना अपने आप को दुख देना है ना, सीधी सी बात है। कैसे कंपेयर कर सकते हो? कंपेयर लाइक क्वांटिटीज को किया जाता है, एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये कंपैरिजन होने लग जाती है क्योंकि अल्टीमेटली अब तो ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। उस समय तो उतना ग्लोबलाइजेशन का भी दौर नहीं था, बट फिर भी डेवलपमेंट के मायने जो है ना, लोग वेस्टर्न कंट्रीज से जोड़ के बताते थे। अगर किसी से भी पूछा जाता था उस समय कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो लोग क्या कहते थे? वो होता है जो वेस्ट में हो रहा है, जो अमेरिका कर रहा है, जो यूरोप कर रहा है, वो है डेवलपमेंट। हम जो कर रहे हैं ये डेवलपमेंट थोड़ी है। असल डेवलपमेंट तो वो है जो वहां वाले कर रहे हैं। ठीक है, so development has different meanings for different section of people and idea of development was linked with the growth of west। ठीक है, इसी चैप्टर में शुरू में ओडिशा के ट्राइबल्स की एक छोटी सी कहानी भी बताई गई है कि भाई कैसे कैसे एक कंपनी, ठीक है, आयरन ओर के लिए स्टील कंपनी, क्योंकि स्टील की इंडस्ट्री में आयरन ओर रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। ओडिशा में आयरन ओर की मात्रा बहुत पाई जाती है। ठीक है, किन किन जगह में पाई जाती है मैं वहां गया भी हुआ हूं। ओके, तो क्या हुआ कि अब देखो इस जगह में कुछ लोग रहते हैं जो कि गरीब आदिवासी ट्राइबल्स हैं। अब सरकार को पता है कि इस जगह में खूब सारा आयरन ओर मिलता है। अब किसी स्टील कंपनी ने सरकार से बात की, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि हम यहां पे आके आयरन ओर की खुदाई करेंगे, माइनिंग करेंगे। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया क्योंकि सरकार को तो कमाई हो रही है। वो जो स्टील कंपनी है वो सरकार को पैसा देगी, सरकार की कमाई हो रही है। सरकार ने डिसीजन ले लिया कि भाई आप आओ, आप यहां पे खुदाई करो, माइनिंग करो। लेकिन अब उस माइनिंग करने के लिए इन बिचारों को यहां से हटाना पड़ेगा और इन्हें दूसरी जगह रीसेटल करना पड़ेगा। तो ये जो दूसरी जगह रीसेटल करना होता है ना, ये बोलने में तो आसान होता है कि चलो भाई अब आप यहां से वहां चले जाओ, पैसा हम दे देंगे। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कि सालों सालों तक मुआवजे का पैसा नहीं मिलता और गरीब दुखी आदमी इधर से उधर तरसता रहता है। आप खुद सोचो ना, आपका घर है कहीं पे और सरकार आपको आके बोले कि आप अपना घर छोड़ के कहीं और चले जाओ, हम आपको पैसा दे रहे हैं, तो कैसा फील होगा आपको? तो ये आपके इस चैप्टर में शुरू में ये कहानी बताई भी गई है कि डेवलपमेंट के मायने ना लोगों के लिए अलग अलग हैं। अब स्टील कंपनी के लिए डेवलपमेंट क्या है? आयरन ओर की खुदाई करना। सरकार के लिए डेवलपमेंट क्या है? कि भाई हमें इनकम हो रही है, हमारी प्रॉफिट हो रही है। और इन ट्राइबल्स बिचारों के लिए डेवलपमेंट क्या है? ये तो अपनी जो भी इनकी जिंदगी थी शांति से जी रहे थे, ये तो किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, बट इन्हें किसी ने परेशान कर दिया। ठीक है, तो ये कहानी आप पढ़ोगे ना जब एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और बच्चों जो भी आपके डाउट्स हुआ करें ना, कमेंट्स में प्लीज पूछा करो यार, प्लीज पूछा करो, अपना फीडबैक दिया करो। कोई चीज समझ में ना आए प्लीज पूछ लिया करो। अब भारत के सामने कौन कौन से डेवलपमेंट के दो मॉडल्स अवेलेबल थे? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला मॉडल कौन सा था? समाजवादी मॉडल, यानी कि सोशलिस्ट मॉडल यूएसएसआर का। ठीक है, उस समय वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा हुआ था। आप आगे पढ़ोगे क्लास 12 की बुक्स में, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक में, कोल्ड वॉर। ठीक है, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ यूएसएसआर। पूरा विश्व लगभग इन दो हिस्सों में बट गया था। आधे देश अमेरिका के दोस्त, आधे देश यूएसएसआर के दोस्त। तो उस समय ऐसा था कि जो मॉडल अमेरिका फॉलो कर रहा है और जो मॉडल यूएसएसआर फॉलो कर रहा है, यही दो मॉडल्स जो है ना, इन्हीं दो मॉडल से दुनिया भर के देश इंस्पिरेशन लेके
अपने अपने देश में फॉलो करते थे। तो हमारे सामने भी दो मॉडल्स थे। सबसे पहला था सोशलिस्ट मॉडल, यानी कि यूएसएसआर का मॉडल। ओके, सो इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट इज प्राइमरी एंटिटी एंड डिसाइड्स ऑन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन लाइन विद सोसाइटीज रिक्वायरमेंट। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि ऐसा मॉडल डेवलपमेंट का जिसमें प्रॉफिट कमाना मेन मुद्दा नहीं होता। ठीक है, आपका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं है, आपका मेन मोटिव है सोसाइटी की रिक्वायरमेंट। मतलब कि आप इसको ऐसे समझो कि सपोज सोसाइटी में ज्यादातर लोगों को जैकेट चाहिए, लेकिन आपको पता है कि प्रॉफिट हो रहा है पैंट बनाने से। अगर आप ज्यादा पैंट बनाओगे तो ज्यादा बिकेगा। हो सकता है कि आपके देश में ना बिके, कहीं बाहर बिक जाए, लेकिन आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, सोशलिस्ट मॉडल में आप क्या बनाओगे? जैकेट, आप पैंट नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं देखना है, आपको यह देखना है कि जनता को क्या चाहिए। ठीक है, तो सोशलिस्ट मॉडल में सरकार का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरकार की दखल अंदाजी ज्यादा होती है, सरकार डिसाइड करती है कि क्या बनेगा, क्या मैन्युफैक्चर होगा। प्राइवेट इंडस्ट्री डिसाइड नहीं करती। अगर सपोज मेरी इंडस्ट्री है जिसमें मैं जैकेट और पैंट दोनों बनाता हूं, ठीक है, तो अगर मैं डिसाइड करूं तो मैं तो पैंट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है पैंट से। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे सरकार के आदेश आएंगे, सरकार मुझे बताएगी कि आपको क्या बनाना है और मुझे जैकेट बनाने पड़ेंगे ताकि जनता की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो यह है समाजवादी मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल। ठीक है, नाउ they also have complete control over the factors of production. The main motive is social welfare, not profit. ठीक है, प्रॉफिट मेन मोटिव नहीं है, सोशल वेलफेयर मेन मोटिव है। किसमें? सोशलिस्ट मॉडल में। ठीक है, सो ये जो सिस्टम था ये कहां पे सबसे ज्यादा प्रचलित था? सोवियत संघ में, यानी कि सोवियत यूनियन में, यूएसएसआर। ठीक है, तो एक मॉडल तो हमारे सामने ये था कि भाई हम ये कर लेते कि सरकार की दखल अंदाजी बढ़ा देते, सरकार डिसाइड करती कि देश में क्या बनेगा क्या नहीं। ठीक है, दूसरा मॉडल क्या था? दूसरा मॉडल था अमेरिका और यूरोप में चलने वाला पूंजीवादी उदारवादी, यानी कि लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल। ठीक है, एक सोशलिस्ट, दूसरा कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट मॉडल में मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट मॉडल में हम पैंट बनाएंगे क्योंकि ज्यादा पैसा उससे मिलेगा, हम जैकेट नहीं बनाएंगे। कैपिटलिस्ट मॉडल में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, वो अपने डिसीजंस लेंगे कि भैया तुमको किस चीज में फायदा हो रहा है तुम वो बनाओ। सरकार की दखल अंदाजी कम से कम होती है कैपिटलिस्ट मॉडल में। ठीक है, सो अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे प्राइवेट एंटिटीज जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यहां पे प्राइवेट एंटिटीज जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं कि भाई क्या बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बनेगा, सारी चीजें। दीज फैक्टर्स इंक्लूड कैपिटल गुड्स, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर। द प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से यहां पे काम होता है कि भैया जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि पैसा उसी में कमाया जाएगा, प्रॉफिट उसी में कमाया जाएगा। कैपिटलिस्ट में यह होता है। सोशलिस्ट में डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान नहीं दिया जाता, सोशलिस्ट में देखा जाता है कि भैया सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, so these market forces they dictate the capitalist form of economy. The main motive is to earn a profit and there is also a lack of participation of government. ठीक है, तो सिंपल है, उसका उल्टा है एक तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। So under this system all the goods are produced by private sector and the interference of government is ना के बराबर, नेग्लिजिबल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई दो मॉडल्स हैं आपके सामने, एक मॉडल में सरकार का बहुत तगड़ा रोल है, तो वो कौन सा मॉडल होगा?
सोशलिस्ट। एक मॉडल है जिसमें सरकार का रोल बहुत कम है, फॉर्मेलिटी वाला, तो वो कौन सा होगा? कैपिटलिस्ट। ठीक है, सो दिस सिस्टम वाज प्रिवलेंट इन अमेरिका एट दैट टाइम। सोशलिस्ट कहां था? सोवियत यूनियन में। कैपिटलिस्ट कहां था? अमेरिका में। ओके, अब यहां पे आपका लेफ्ट और राइट पार्टीज का डेफिनेशन कुछ दिया हुआ है। तो लेफ्ट पार्टीज यानी कि वो पार्टीज जो ये सोचते हैं कि सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें गरीबों का ध्यान रखा जा सके, बैकवर्ड क्लासेस का ध्यान रखा जा सके। इन्हें हम लेफ्ट विंग पार्टीज कहते हैं। ठीक है, कि भैया गरीब, दुखी, पिछड़े, इनको देखते हुए डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, साथ ही साथ इनका भी जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता। दीज पीपल वर कंसर्न फॉर द पुअर, दे वांटेड ऐसा सिस्टम बने जिसमें कि लोगों का वेलफेयर जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये होती हैं लेफ्ट पार्टीज। इंडिया में भी लेफ्ट पार्टीज हैं। ठीक है, आप नेट में सर्च करना। ओके, अगर आपको एग्जांपल्स देखने हैं तो लेफ्ट पार्टीज भारत में भी है। देन दूसरी होती है राइट पार्टीज। राइट पार्टीज जो होती है ना, इनका एम, इनका मोटिव होता है कैपिटलिज्म, यानी कि प्रॉफिट कमाना। अभी जो देश में सरकार है भाजपा की, बीजेपी की, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ राइट विंग पार्टी। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट अर्निंग जो है उसको ज्यादा फोकस दिया जाता है। Okay, so they are in support of capitalism. They wanted that the policies should be simplified and the rules of business should be simplified. कि भैया जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो धंधा करने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, काम करने के जो तरीके हैं वो सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, ताकि बिजनेस करने वाला आदमी अपना बिजनेस अच्छे से कर पाए। ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर को यहां पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा एनकरेजमेंट दी जाती है। ओके, तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे बच्चों? क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई आपसे सीधा सीधा ये पूछा जाए सीयूईटी में कि राइट विंग पार्टी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दे दिए गए, ठीक है, या सपोज 4 स्टेटमेंट दे दिए गए, और आपको सेलेक्ट करना है कि उन चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट विंग पार्टी से रिलेटेड सही है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा ही सेम क्वेश्चन कैपिटलिस्ट मॉडल से रिलेटेड पूछ लिया जाए, सोशलिस्ट मॉडल से रिलेटेड पूछ लिया जाए। आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। फाइन, नाउ तो फाइनली हमने ये तय कर लिया कि हम जो है ना तो हम सोशलिस्ट पूरा अपनाएंगे और ना ही कैपिटलिस्ट पूरा अपनाएंगे। हम एक मिक्स्ड मॉडल अपनाएंगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी हम एनकरेज करेंगे और सरकार का भी जहां जहां जरूरत है वहां रोल होगा। तो हम ऐसा मॉडल नहीं अपनाएंगे कि सरकार की पूरी दखल अंदाजी हो, और ऐसा मॉडल भी नहीं अपनाएंगे कि सरकार का कोई लेना देना ही ना हो। ठीक है, तो दोनों एक्सट्रीम मॉडल हम नहीं अपनाएंगे, दोनों का थोड़ा थोड़ा लेके एक बीच का हाइब्रिड मॉडल हम अपनाएंगे। ठीक है, तो हमने तय किया कि हम एक प्लानिंग कमीशन देश में बनाएंगे, और इस प्लानिंग कमीशन के तहत देश में हर 5 साल में 5 ईयर प्लान्स लाए जाएंगे। ओके, तो 5 ईयर प्लान्स में क्या होगा? 5 ईयर प्लान्स में यह तय होगा कि आने वाले 5 सालों में देश में क्या क्या होगा। ठीक है, पहले से ही यह तय कर दिया जाएगा। जैसे हमारे बैचेस में हम तय कर देते हैं ना कि अक्टूबर में आपकी कौन सी क्लास होगी, जनवरी में आपकी कौन सी क्लास होगी, वैसे ही सरकार 5 ईयर प्लान्स में ये डिसाइड कर देगी, ये तय कर देगी कि आने वाले 5 साल में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, सो द प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड टू प्रिपेयर द 5 ईयर प्लान्स, और प्लानिंग कमीशन को 1950 में बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं है, लेकिन प्लानिंग कमीशन जब तक था, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते थे? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब बना? 1950 में। प्लानिंग कमीशन क्यों बना? ताकि 5 ईयर प्लान्स जो है वो बनाए जा सके। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लानिंग कमीशन का जो रोल होता था ना वो एडवाइजरी होता था। यानी कि प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा हमने करना है। अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता था, सरकार के ऊपर निर्भर करता था कि हम उस प्लानिंग कमीशन की बात को माने या फिर इग्नोर कर दें।
इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। इसीलिए इसका जो रोल था वो एडवाइजरी था, सलाहकार वाला रोल था। ठीक है। द प्लानिंग कमीशन वॉज रीनेम्ड एज नीति आयोग ऑन 1 जनवरी 2015। तो या तो इसको रीनेम्ड कह लो या फिर आप ये कह लो कि प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया, एक नई संस्था बनाई गई जिसका नाम मोदी सरकार ने नीति आयोग रख दिया। ठीक है। और नया इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में बहुत अंतर है, बहुत सारी चीजों का अंतर है। ठीक है। तो नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015। फाइन। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड विच 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट टू चूज फ्रॉम? वीडियो पॉज करना है और सॉल्व करना है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, है ना? सही है ना? तो भाई भारत के पास कौन कौन से डेवलपमेंट के 2 मॉडल थे जब हम आजाद हुए? ऑप्शंस क्या हैं? कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड गांधीज्म, नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने बताया आपको एकदम आसान भाषा में, सीधा सीधा सवाल। सही जवाब होगा इसका कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। ठीक है। अमेरिका और यूएसएसआर के जो 2 मॉडल्स थे वो हमारे सामने प्रेजेंट थे आजादी के समय। ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा फियर देयर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मिनरल? वही जो मैंने कहानी बताई ओडिशा वाली कि भाई ओडिशा के जो आदिवासी थे, जो ट्राइबल्स थे, वो कौन से मिनरल की खुदाई की वजह से परेशान थे? ठीक है। तो कॉपर, जिंक, यूरेनियम या फिर आयरन ओर। सही जवाब होगा इस सवाल का डी, दैट इज आयरन ओर। What is the name of document that the government prepares that has a plan for all its income and expenditure? ठीक है। तो सरकार एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसमें सरकार यह बताती है कि आने वाले साल में हम क्या खर्चा करेंगे और वो खर्चा करने के लिए पैसा हमारे पास कहां से आएगा, यानी कि इनकम का भी ब्यौरा और एक्सपेंडिचर का भी ब्यौरा। तो उस डॉक्यूमेंट को कहा किया जाता है सेंसस रिपोर्ट, जॉइंट स्टेटमेंट, बजट, कैबिनेट एड्रेस। तो इसका सही जवाब होगा बजट। हर साल एक बजट आता है ना, जब भी बजट आता है तब पूरे देश में उसी की चर्चा होती है कि सरकार ने क्या नई सौगात दी, सरकार ने जनता के लिए और क्या नया नया लाया है, किन चीजों के दाम कम हो गए, किन चीजों के दाम बढ़ गए, टैक्स बढ़ा दिया, घटा दिया। ये सारी की सारी चीजें बजट में आती हैं। ठीक है। तो बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि आने वाले समय के खर्चे और खर्चों को कैसे करना है उसका सारा ब्यौरा होता है। Which of these statements about the बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट? ठीक है। तो एक बॉम्बे प्लान आया था बच्चों। नाउ बॉम्बे प्लान में यह था कि उस समय के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने सरकार को यह एडवाइस दी थी कि आप प्लानिंग के मॉडल पे जाओ, आप ऐसे मॉडल पे जाओ जिसमें सरकार की दखल अंदाजी हो। ठीक है। तो भाई कायदे से देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको तो ऐसा मॉडल चुनना चाहिए जिसमें सरकार की दखल अंदाजी ना हो ताकि उनको फ्री हैंड मिले। लेकिन इन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने देश के बारे में सोचते हुए सरकार को खुद यह राय दिया था कि भाई प्लानिंग का मॉडल हमें अपनाना चाहिए। तो बॉम्बे प्लान से रिलेटेड इट वाज अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर? नहीं, ये कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। इट सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। इट वाज मेड बाय सम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। इट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ प्लानिंग। ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि भाई स्टेट ओनरशिप यानी कि सरकार का कहीं ना कहीं रोल हो, सरकार का स्वामित्व हो, सरकार मालिक हो। साथ ही साथ कुछ लीडिंग जो उस समय के देश के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति थे उन्होंने बनाया था और इसने प्लानिंग के आइडिया को सपोर्ट किया था। तो इनकरेक्ट होगा ए, बाकी तीनों यहां पे होंगे करेक्ट। तो सही जवाब इस सवाल का क्या होगा? ए। पहला 5 ईयर प्लान कब रिलीज हुआ? तो ये सारी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसका आंसर बता देता हूं, 1951। अगली क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि पहला 5 ईयर प्लान क्या था, सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान क्या था, इन तीनों 5 ईयर प्लान्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, इन तीनों 5 ईयर प्लान्स में सरकार ने किन किन चीजों पे फोकस करते हुए आगे जाने का डिसीजन
लिया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ? 1951, 47, 53, 50। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 1950, दैट इज डी। ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन भारत में सेटअप हुआ था, बना था। नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जनवरी 2015, 16, 17, 18। तो इस सवाल का सही जवाब होगा जनवरी 2015। अभी मैंने आपको बता दिया। हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? इस सवाल में काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रेसिडेंट होगा, कुछ लोग सोचते हैं कि सर फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए क्योंकि प्लानिंग से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, बट करेक्ट आंसर होता है इसका सी। भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन. Now almost everyone agreed that the development of India should mean both. सबसे शुरू में बताया था ना फॉर्मूला, ऐसे सवाल आएंगे। ज्यादातर लोगों ने अग्री कर लिया कि भाई भारत की जो डेवलपमेंट होगी उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगा, और क्या आएगा? पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, या फिर बोथ बी एंड सी। तो फॉर्मूला क्या था? डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल जस्टिस प्लस economic justice. So correct answer of the question is D. ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। तो बच्चों रिवाइज करना है आपको पढ़ना है प्लानिंग का प्रोसेस, और साथ ही साथ अगली क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, खुद से एक बार पढ़ के आना इस क्लास को देखते समय। दूसरी चीज, आप एक और चीज ये पढ़ना कि भैया सोशलिस्ट मॉडल और कैपिटलिस्ट मॉडल जो हैं, इनके और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने पढ़ाए उसके अलावा। मैं आपको ये एक्स्ट्रा काम दे रहा हूं, एक्स्ट्रा रिसर्च का काम दे रहा हूं, ताकि आपकी आदत बने, क्योंकि आपको अभी आगे लाइफ में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना भी आना चाहिए। तो थोड़ा सा इंटरनेट से रिसर्च करना कि जो हमने पढ़ा कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल में, उसके अलावा और क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से ये दोनों मॉडल्स समझ में आ जाएं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क होगा। तो आज हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस में हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्यों पढ़ते हैं, भारत में क्या क्या मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट आजादी के समय मौजूद थे। ठीक है, अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्लानिंग के गोल्स क्या हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या चीजें हुई वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये चैप्टर हम पूरा कवर कर देंगे इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो बच्चों थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो दिल भेज दीजिएगा कमेंट्स में और बताइएगा कैसा लगा आपको आज का ये सेशन। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट्स में पूछ लेना। फैक्ट्स की दुनिया बहुत जल्दी आने वाला है, बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, सो इसी के साथ आज का ये सेशन मैं कर देता हूं समाप्त। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, प्रैक्टिस अच्छे से करो, रिवाइज अच्छे से करो और मजे करो। ठीक है, मिलता हूं बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अच्छे से इन सारे सेशंस को देखते रहिए। बाय गाइस।